नमस्कार। आप सभी को गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार, सादर नमस्कार। रात को वाकड़ नकवी साहब की किताब ताजा हवा पढ़ते हुए एक शेर जहन में उमड़ने लगा। हम फूल उगाने पे उतर आए तो एक दिन इस रुए जमी पर कोई सहरा न बचेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन प्यारे लोगों की, या कह सकते हैं कि ऐसे प्यारे व्यक्तित्व और कृतित्व की, जिन्होंने ऐसा ही फूल उगाने का काम किया है। गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत इतनी विराट है, इसका परिदृश्य इतना बड़ा है कि मुझे किसी दार्शनिक की बात याद आती है कि कोई भी शहर वहाँ की इमारतों से नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की रचना धर्मिता से बनता है। इसी क्रम में गोरखपुर का एक अपना विशद इतिहास है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय किसी से अछूता नहीं है। बीते कई सालों की परिश्रम और उस परिश्रम का परिवर्धित एक नया दस्तक आप सभी के स्वागत के लिए बेकरार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहरनामा गोरखपुर की। शहरनामा गोरखपुर केवल एक किताब या दस्तावेज नहीं, बल्कि यह एक तरह का प्रामाणिक गजेटियर कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं। यह स्वीकृति का वह पैमाना है जिसने सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों के क्षितिज पर अपना सूर्य स्वयं उगाने का काम किया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने सारे पैनलिस्ट का। आप सभी से रूबरू कराते हैं शहरनामा गोरखपुर के लेखक पार्टिसिपेट कर डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी से। और इसी के साथ हमारे सत्र में दो विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं जिनसे हम परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं डॉक्टर कुमार हर्ष सर से। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं, आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। आपके कॉलम्स जो हैं वो पढ़ने को मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शहरनामा गोरखपुर की जो संकल्पना है उसके शुरुआती लोगों में है जो इसके गवाह हैं कि इस किताब की यात्रा कैसे शुरू हुई। तो सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सर, आपको म्यूट है जी। तो हम अपने लेखक से रूबरू होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन उससे पहले हम आइए जानते हैं प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सर से कि सर ये कैसे सब कुछ हुआ। ये किताब, अच्छा हमारे लेखक भी जुड़ गए हैं जी। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आइए सिद्दीकी सर, एहतशामुल हक सिद्दीकी सर। एक ऐसा नाम जिनको उनके पढ़ने के लिए, उनके चिंतन के लिए जाना जाता है। मुझे अपना ही शेर याद आता है कि अपनी तरह के पौध वे तैयार कर रहे हैं, नस्ल जिनका प्यार है वो प्यार कर रहे हैं। तो आइए सिद्दीकी सर जैसे लोग मोहब्बतों के लोग हैं, प्रेम के लोग हैं, जोड़ने वाले लोग हैं। गोरखपुर का रंगकर्म अगर हम देखें तो आइए सिद्दीकी सर, रंगकर्म का बड़ा नाम है, रंगमंच का बड़ा नाम है, पत्रकारिता का बड़ा नाम है। आपके लिखे स्तंभ एक समय लोगों की जुबान पर चढ़ के बोलते थे। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में, आपका हार्दिक अभिनंदन। इसी क्रम में शहरनामा, सर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? आइए सिद्दीकी सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल अच्छी तरह। और आप सभी को एक और गोरखपुर की अगर आप हैं तो एक और छोटा सा मैंने होमवर्क किया है। आइए सिद्दीकी सर का नाम, पूरा नाम जो है वो एहतशामुल हक सिद्दीकी सर है। इनका जो आइए सिद्दीकी नाम है वो इतना एक्सेप्ट हो चुका है कि इसके फुल फॉर्म पर भी एक विचारणीय फुल फॉर्म है। सर, आपका स्वागत है। अच्छी बात यह है कि आप इस पुस्तक में उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस पे कलम चलाई है। और इसी के साथ आपका परिचय कराते हैं इस यशस्वी पुस्तक के यशस्वी संपादक डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे सर से। सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी गोरखपुर की आचार्य परंपरा का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना जीवन अध्ययन और अध्यापन में बिताते हुए एक समय ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए। कई किताबें लिखी और कई तरह के प्रकाशन में शामिल हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें महसूस हुआ कि हमारी जो शहर की विरासत है उसे एक जगह इकट्ठी करके हमें देनी चाहिए। और यह क्रम चलता रहा और आज बहुत जल्दी हमारे बीच इस पूरी किताब की यात्रा का तीसरा पड़ाव होने वाला है। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मुझे। सवालों के क्रम में बहुत सारे सवाल हैं। शैलनाथ जी भी याद आते हैं और बहुत सारे लोग याद आते हैं, वो गजेटियर्स याद आते हैं जिन पर आपके प्रश्न उठे।
और भी आपके तर्क याद आते हैं, प्रामाणिकता याद आती है। लेकिन सर इन सभी बातों के पहले आपको विशेष साधुवाद इसलिए क्योंकि जब द्वितीय संस्करण आया तो टिप्पणियां यह आई कि यह स्वीकृति के पुस्तक है, यह प्रामाणिकता के पुस्तक है, यह एक अपने आप में नया गजेटियर है। तो इस तरह की उपमाओं से अलंकृत किताब के एक शानदार लेखक को स्वागत करते हुए मन में जो पहला सवाल आता है कि आखिर कैसे महसूस हुआ कि शहरनामा जैसा कुछ लिखा जाना चाहिए? अब आकृति जी 2006 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। फिर सोचने लगा कि 2 वर्ष पहले आ गया नौकरी छोड़ के, तो कोई महत्वपूर्ण काम करूं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पहले ये भी धारणा थी कि लिखना पढ़ना मेरा बाधित हो रहा था। मैं करीब 24 वर्ष तक प्रिंसिपली करते करते थक गया था, तो अवकाश लिया और फिर अपने को लगाना चाहता था लिखने पढ़ने के क्रम में। इसी में कोई महत्वपूर्ण काम करने की आइडिया आ रही थी मन में, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि किस रास्ते पर चलूं या साहित्य की किस विधा में काम करूं। इस दौरान लखनऊ आना जाना होता था मेरा। हमारे विश्वविद्यालय में गोरखपुर में एक बड़े प्रतिष्ठित आचार्य हुआ करते थे, प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी। उन्होंने अवकाश लिया और लखनऊ के मूल निवासी थे, वहाँ चले गए। वहाँ जाने पर उन्होंने हमारा लखनऊ को विषय मानकर एक ब्रोशर करीब 35 से 40 पेज की किताब निकालना शुरू की। और जिस विषय को वो लेते थे, लखनऊ के जिस आयाम को लेते थे, उसके किसी बड़े विद्वान या विशेषज्ञ को ढूंढते थे, उससे काम करवाते थे, खुद उसकी भूमिका लिखते थे और बहुत अच्छे रूपाकार में हमारा लखनऊ सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे प्रकाशन शुरू हुआ। वो किताब इतनी महत्वपूर्ण होती थी, पतली सी पोथी, कि मैं क्या मतलब पूरा जमाना जो लखनऊ को जानता था या चतुर्वेदी जी के निकट था, वो उस पर अभिभूत होता गया। मैं जब जाता था तो जितने अंक प्रकाशित होते थे वो मुझे भेंट करते थे। मैं मनोयोग से उसे पढ़ता था और स्वयं सोचने लगा कि काश अपने गोरखपुर पर मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। तो प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी द्वारा संपादित हमारा लखनऊ श्रृंखला से प्रेरित होके मैंने अपने गोरखपुर पर काम करना शुरू किया, सोचा और शुरू कर। उसमें हमारी बड़ी मदद की शुरुआती दिनों में प्रोफेसर कुमार हर्ष ने। कुछ विद्वानों ने हमें हतोत्साहित भी किया। उनका कहना था कि आप ये सूचनाएं बटोर के क्या करेंगे, गोरखपुर पर जितनी सूचनाएं आप देंगे उसको ज्ञान नहीं कहते। फिर प्रोफेसर कुमार हर्ष ने बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आप ये काम करिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो प्रोफेसर कुमार हर्ष के प्रोत्साहन और कुछ और मित्रों के प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ा और ये काम हाथ में लिया। फिर धीरे धीरे ये संपन्न होता गया। धन्यवाद सर। हमारे साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं। निगार खान जी का कमेंट आ रहा है कि जी बहुत धन्यवाद। सर बहुत सारे सवाल हैं। इस क्रम में एक चीज उसे शहरनामा को पढ़ते हुए महसूस हुआ कि आपने प्रामाणिकता को लेकर बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की। तो इस तरह की जानकारियां जुटाने में चुनौतियां किस तरह की है? जैसे आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के संदर्भ में कई सारे शिलालेखों का, पंत जी के शिलालेख का प्रयोग किया है। इसके अलावा आपने लेखकों के बारे में बात की। गोरखपुर के पहले सांसद के मिथ से आपने पर्दा उठाया है। तो इस तरह से आपकी जो टीम थी वो कैसे बनी
और कैसे आप जानकारी इकट्ठी करते थे? जैसे कि बहुत बहुधा ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए फिराक के संदर्भ में आपने जब कलम चलाया, तो उनके विवाह को लेकर कई सारे पुस्तकों पर बात हुई। किसी ने कहा इनसे विवाह इस सन में हुआ, किसी ने कहा इनसे हुआ। तो कई सारी जानकारी थी। कहीं-कहीं आप प्रामाणिकता की बात करते हैं कि इन्होंने स्पष्ट किया। तो इस पूरी यात्रा में किस तरह की चुनौतियाँ आईं और किस तरह से आपको जो संदर्भ ग्रंथ थे उसमें कैसे सहायता मिली? बात कही आकृत जी। अब वो दिन तो गुजर गए। उस समय मेरी अवस्था थी 70 वर्ष। 70 से 72 वर्ष की आयु में मैंने ये काम हाथ में लिया। और 1 मई का दिन था, जिस दिन अपने घर से चला और सीधे कुमार हर्ष के घर पहुंचा। क्योंकि उन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं और बहुत इज्जत भी करता हूं। उनकी प्रतिभा में मेरा पूरा भरोसा है और मेरे प्रति वे भी बहुत निष्ठावान हैं। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से मेरा मार्गदर्शन शुरू किया और उन्हीं के घर बैठ के हमने इस किताब के तमाम विषयों पर 60 लेखकों की सूची बनाई। और 1 मई के बाद की तपती दोपहरी में दिन भर दौड़ता था, स्कूटर से चलता था। और जैसे जैसे जिन जिन विषयों के एक्सपर्ट्स के रूप में हमें प्रोफेसर हर्ष ने सुझाव दिया था, नाम दिए थे, इस शहर की गलियों में दौड़ दौड़ के उनसे मिलता था, उनकी रजामंदी लेता था और फिर उन्हें विषय देकर निकल जाता था। ऐसे करके हमने 60 लेखक गोरखपुर, पूरे शहर के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की यात्रा करके करीब 60 लेखक तैयार किए थे। कालांतर में उसमें से अनेक ने 2 कदम चल के साथ छोड़ दिया, किसी ने 4 कदम चल के साथ छोड़ दिया। और जिस तरह का मैं काम चाहता था उस तरह का वो कर नहीं पाते थे। परिणाम ये हुआ कि उनसे निराश होकर उनका साथ छोड़ता गया और नए साथियों की तलाश करता रहा। इसमें जब लेखन के लिए मैं तमाम घरों में गया, जैसे आई.एस. सिद्दीकी साहब के घर गया, मुझे कहा गया था कि वो रंग कर्म की दुनिया के वरिष्ठ नागरिक हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अध्ययन में उनकी गहरी रुचि है। तो जैसे अब एक लेखक की कमी पड़ती थी तो सिद्दीकी जी कोई विकल्प बता देते थे। ऐसे किसी दूसरे लेखक के घर जाता था, अपनी व्यथा कहता था कि वो साथ छोड़ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो किसी दूसरे विशेषज्ञ का नाम सुझा देते थे। परिणाम ये हुआ कि किसी को छोड़ता था तो कोई फिर संपर्क में आ जाता था और इस तरह से मेरा आग्रह स्वीकार करके अंततः 49 लेखक मेरे साथ जुड़े। 48 कहना बेहतर होगा, एक मैं स्वयं था। 6 विषयों पर तो मैंने खुद लिखा और विषयों पर विशेषज्ञों से लिखवाता रहा। तो कुमार हर्ष लेखक के रूप में तो मेरा सहयोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के इतने प्रतिष्ठित और वफादार प्रोफेसर हैं कि हमेशा काम से लगे रहते थे। फिर उनके घर में वृद्ध माता पिता थे जो अक्सर बीमार रहते थे, अपनी गृहस्थी थी ही, अपना लिखना पढ़ना था। तो इस पूरी प्रक्रिया में दबाव में रहते हुए भी वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे और मेरे लिए बहुत बड़ा संबल थे वो। कभी भी मैं मायूस होता था तो मुझे प्रोत्साहित करके काम आगे बढ़ाने के बारे में वो राय देते थे। परिणाम ये हुआ कि करीब 18 महीने की भाग दौड़ और मेहनत के बाद ये काम पूरा हो गया और यश तो मुझे मिलता है, पर सच ये है कि हमारे जो 48 लेखक थे उन्होंने बड़ी मेहनत की। और कहीं अगर किसी में कोई कमजोरी मुझे दिखती थी या प्रामाणिकता की दृष्टि से मुझे संदेह होता था तो मैं स्वयं न अपनी उम्र की परवाह करता था, न गर्मी की दोपहरी की, दौड़ दौड़ के उसकी शनाख्त करता था, खुद पहचान करता था और दूसरे तीसरे विद्वानों के पास जा जाके उसकी प्रामाणिकता की तलाश करता था। तो कुल मिला के मेरे 48 लेखकों की विद्वत्ता, उनका निष्ठापूर्ण सहयोग और मेरी हार्दिक इच्छा कि ये किताब आ रही है तो पूरी प्रामाणिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से तर्कसम्मत होना चाहिए और कुछ छूट भी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास मेहनत का बल था और अपनी निष्ठा का बल था और लेखकों के पास उस विषय की जानकारी और विद्वत्ता थी। परिश्रम से उन्होंने काम किया। परिणाम ये हुआ कि ये किताब 18 महीने में तैयार हो गई और 2017 में वाणी प्रकाशन से छप के आ गई और उसी वर्ष 25 मई 2017 को
अभी सद्य मनोनीत हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके कर कमलों से धूमधाम से गोरखपुर में इसका लोकार्पण भी हो गया। तो दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन धीरे धीरे समाधान होता गया, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ये हमारे पूर्वजों का कहा हुआ था। तो रास्ता निकला और काम पूरा हो गया। 1 मई को यह किताब शुरू हुई और 18 महीने आजकल के अगर विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो 18 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे अगली परीक्षा और अगले वैकेंसी की प्रतीक्षा में। आपने जिस तरह से उस समय का सदुपयोग किया, ये हमारे उम्र के लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। हम सभी के लिए बहुत सीखने की बात है। मुझे शारिक कैफी का शेर याद आता है और उस शेर के साथ मुझे दूसरा प्रश्न मेरे ज़हन में आता है कि पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह महसूस हुआ कि वाणी प्रकाशन एक ख्याति लब्ध प्रकाशन है, उससे आपने पहला एडिशन आप लेकर आए। उसके बाद दूसरा संस्करण आपका सर्वभाषा ट्रस्ट से आया। तो इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई और इसमें क्या अंतर है दोनों संस्करण में? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पहला है, जिनके पास दूसरा है और मेरे पास पहला और दूसरा दोनों है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, जब ये किताब आ गई तो मुझे जितनी इज्जत मिली और जितनी शोहरत मिली, उसी के साथ कहीं जो कमी रह गई थी उसका उलाहना, उसकी शिकायत भी मिली, और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले। मैंने दूसरे संस्करण की भूमिका में ये विनम्रता से स्वीकार किया है कि मुझसे कैसे एक बड़ी गलती हो गई थी। हमारे शहर में जो सांसदों की श्रृंखला है, उसमें एक बार हरकेश बहादुर जी एमपी हुए थे, और नरसिंह पांडे का उनसे संघर्ष हुआ था। भूल से जहाँ हरिकेश बहादुर जी का नाम होना चाहिए था, वहाँ नरसिंह नारायण पांडे का नाम मैंने लिख दिया था। ये मुझसे बड़ी भूल हो गई थी, और बताने वाले की चूक थी, लेकिन वो गलती मेरी थी। इसको देख के प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र ने पढ़ा तो हजारों ने, और सराहना सबने की, लेकिन आलोचना किसी ने नहीं की। किसी ने मुझे इस तथ्य से अवगत नहीं कराया कि पांडे जी, आपसे एक बड़ी भूल हो गई। तो एक ब्लंडर हो गया था पहली किताब में कि जहां हरिकेश जी का नाम होना चाहिए वहां नरसिंह नारायण पांडे का हो गया था। दूसरा, इतनी सावधानी और इतनी मेहनत के बाद भी कुछ विषय रह गए थे। जैसे विश्वविद्यालय के आचार्यों में हमारे अनेक मित्र थे और लेखक भी अनेक हैं पुस्तक के। तो उसमें एक आचार्य ने कहा कि पांडे जी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने कुसमी जंगल को छोड़ दिया, और वो एक साधारण जंगल नहीं है। गोरखपुर के पर्यावरण से ही नहीं, सौंदर्य की दृष्टि से और ज्यादातर सुरक्षा की दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है, आपको उसको भी समेटना चाहिए था। ऐसे ही एक आचार्य ने कहा कि जब आपने ईसाइयों पर, कायस्थों पर, सिंधियों, बंगालियों, पंजाबियों पर काम करवाया समुदाय के रूप में, तो किन्नरों को क्यों छोड़ दिया? और दुनिया साक्षी है कि हमारे नगर में एक ऐसे किन्नर हुए थे जो महापौर तक की यात्रा कर चुके थे, और हमारे गोरखपुर की जनता ने अपना विद्रोही तेवर दिखाया था। राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रकारी स्वभाव से नाखुश होकर उन्होंने एक किन्नर को बहुमत से विजयी बनाया था और नेताओं को सीख दी थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण कदम था गोरखपुर का कि उसको रेखांकित किया जाना जरूरी था। तो एक सुझाव ये मिला। फिर एक बहुत बड़े नेता ने हमसे कहा कि आपने दलित संप्रदाय को, दलित समुदाय को तो महत्व दिया, हाशिए के हीरे पर आपने काम करवाया, लेकिन उनसे भी नीचे के लोग, दबे हुए लोग जैसे डोम, पसफोर, ये रह गए, इनको आपने क्यों नहीं समेटा? तो फिर हमने अपने पुराने साथियों को पकड़ा, जिसमें भाई आईएस सिद्दीकी, मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक और मित्र हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और जो लोग ठीक से, जिनके बीच जाया नहीं जा सकता, जिनसे बात नहीं की जा सकती, या जो किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते, ऐसे लोगों के बीच जाके
हमारे एक लेखक हैं अमित कुमार जी, जो राजभाषा अधिकारी हैं एफसीआई में, भारतीय खाद्य निगम में। तो उन्होंने कोई विषय लिया, कोई आईएस सिद्दीकी महोदय ने लिया, और हमारे इन दोनों साथियों ने बस बांसफोड़ों पर, किन्नरों पर और डोमों पर बहुत अच्छे लेख लिखे। तो इस तरह से फिर बनटांगिया ग्राम एक ऐसा ग्राम गोरखपुर में है जो जंगल में सैकड़ों वर्ष से काम करने वाले लोग, जंगल को काटना, जंगल लगाना, जंगल को पल्लवित करना, उसकी रक्षा करना, ये सैकड़ों वर्ष से जो लोग कर रहे थे, उन्हें आवास नहीं मिलता था, वो खाना बदोश की जिंदगी जीते थे। इससे दुखी होकर एक बार उन्होंने क्रांति कर दी। यहाँ कत्ल भी हो गया संघर्ष में पुलिस से और बनटांगिया मजदूरों से। परिणाम ये हुआ कि योगी जी ने उन्हें अपने कार्यकाल में महत्व दिया और गोरखपुर में एक बहुत सुंदर बनटांगिया ग्राम बना। वो बहुत सुविधा संपन्न है, उसमें स्कूल है, अस्पताल है, सड़कें हैं। यहाँ तक वो विकसित हो गया कि और योगी जी को इतना प्यार करने लगे बनटांगिया कि वो उनकी मोहब्बत में प्रतिवर्ष दिवाली के दिन उन्हीं के बीच रहते हैं, उस कुसमी जंगल के बीच बसे बनटांगिया ग्राम में। तो बनटांगिया ग्राम का किसी ने ध्यान दिलाया कि पांडे जी ये कितना अच्छा नया ग्राम विकसित हुआ और गोरखपुर में है और ये बड़ी जद्दोजहद के बाद बना है और सुविकसित है, तो इस पर भी आपको कलम चलवानी चाहिए थी। तो ऐसे हमने फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड एक अफसर को पकड़ा, तो उन्होंने कुसमी जंगल पर हमारे मित्र अमित कुमार और आईएस सिद्दीकी महोदय ने बसफोरों, डोमों और किन्नरों पर, और एक हमारे शिष्य मित्र हैं बहुत अच्छे, यहाँ एयरफोर्स स्कूल में टीचर हैं, मिस्टर विशाल पांडे, उन्होंने कई यात्रा करके बनटांगिया ग्राम पर एक अच्छा सा लेख लिखा। फिर इधर योगी जी ने गोरखपुर को विकसित करने में इतनी मेहनत की थी कि मेरे मन में था कि इनका ये जो गोरखपुर को नया रूप देने, संवारने और विकसित करने की जिद है या जो संकल्प है, उसको भी प्रकाशित होना चाहिए। तो मेरे उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। सो मेरे बेटे जो हैदराबाद में प्रोफेसर हैं लोक पांडे, उन्होंने बहुत परिश्रम किया और पूरा एक अध्याय ही हमने दे दिया, जो 164 पेज बढ़े हैं पुरानी किताब में, उसमें एक पूरा अध्याय ही है गोरखपुर के विकास का नया आयाम। फिर इस बीच रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण में बहुत सारा कार्य हुआ था। तो हमारे पहली किताब के लेखक हैं प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा, जो हमारे विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अवकाश प्राप्त आचार्य एवं अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने पहले गोरखपुर का भूगोल, रामगढ़ ताल का इतिहास बहुत अच्छे लेख लिखे थे। तो फिर उन्होंने ये बीड़ा उठाया और रामगढ़ ताल में जितना नया विकास का कार्यक्रम हुआ था उस पर उन्होंने अपनी कलम चलाई और एक बहुत अच्छा सा लेख आ गया। तो इस तरह से योगी जी का गोरखपुर के विकास में गोरखपुर योगी जी की भूमिका, और ये जो मैं कह चुका हूँ, दोहराना नहीं चाहता, उन नए विषयों पर मुझे काम करवाना था। एक चीज और थी, इतनी शोहरत मुझे मिली थी, इतनी इज्जत मिली थी कि मैं और निष्ठावान होके और ईमानदार होके इस काम को करना चाहता था। सो ये किताब फिर आई और इसको सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली ने बड़े उत्साह से, बड़े प्यार से, अच्छे रूपाकार में प्रस्तुत किया और ये 654 पेज की सस्ती, हमने उनसे आग्रह किया था कि लेखकों की सुविधा का ध्यान रखा जाए, कम कीमत रखी जाए और इसका प्रकाशन पेपर बैक में हो ताकि आम आदमी भी खरीद के पढ़ सके। सो उन्होंने कृपा की कि इस इतनी महत्वपूर्ण और 654 पेज की किताब को मात्र 700 रुपए में छाप दिया और वो किसी को भी 630 रुपए पर वो अमेजन से ले या किसी बुक स्टॉल से ले सुलभ हो गई। तो ये तमाम बातें थी जिन्होंने हमें विवश किया और प्रेरित किया कि इसका दूसरा संस्करण आए और इस रूप में ये किताब उपस्थित हो गई। तो इस तरह से हम ये समझ पाए, हमारे दर्शकों को भी स्पष्ट हुआ कि शहरनामा प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण की यात्रा क्या रही। इसी के साथ यह बताते हुए भी बड़े हर्ष का अनुभव होता है कि जो तृतीय संस्करण है वह स्वतंत्र पुस्तक है, जो कि प्रथम और द्वितीय संस्करण से बहुत अलग है, सर्वभाषा ट्रस्ट से आ रही है। मोहन श्रीवास्तव जी का कमेंट आया है, हर सर और सिद्दीकी सर से भी सवाल करिए। बिल्कुल सवाल पर आएंगे। चूंकि पुस्तक समीक्षा की एक परंपरा रहती है कि हम पहले लेखक से बात करते हैं, उसके बाद हम उनके शुभचिंतक, उनके पाठक
और कहीं न कहीं लेखक से समझने वालों से बात करते हैं, जो लेखकी मन को समझते हैं। मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं कि किसी को प्यार करता हूँ, तो कोई छूट जाता है। किसी को बाँह भरता हूँ तो कोई छूट जाता है, किसी को प्यार करता हूँ तो कोई रूठ जाता है। तो अपनेपन ने लेखकी समाज को ये हक दिया है, ये हक अता किया है कि वह इसी तरह के प्रेम का रिश्ता बनाए रखें। सर, आपकी जो पुस्तक है 676 पृष्ठों की पुस्तक द्वितीय संस्करण है, तो ऐसे भी 676 पृष्ठों पर अगर हम बात करें तो शायद हमारे कम से कम 50 सेशन बहुत स्वस्थ सेशन निकलेंगे। चूँकि हमारे बड़ों ने कहा कि शब्द की सीमा मौन है, लेकिन जो नटशेल में, जो संक्षिप्त में बातें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि शहरनामा ये हमारे गोरखपुर के लिए, हम सभी के लिए एक गौरव है, एक प्रामाणिक गजेटियर के रूप में है और आने वाले समय में भी लेखकी समाज पर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि इसमें बहुत सारे अध्याय जोड़ते रहें, हमारी पीढ़ी पर या हमारे आगे वाली पीढ़ी के लिए। आपने एक बहुत सशक्त काम कर दिया है। ना मैं नगर निगम के उस लेख पर जाऊँगी, जो 1950 में विवाद बन के निकला। ना मैं 2015-16 के उन विवादों पर जाऊँगी। मैं सीधे आऊँगी आपके बहुत शुभचिंतक के पास, जिन्होंने इस पुस्तक की यात्रा में शुरुआती दौर में आपके साथी रहे, जिनके सामने यह पुस्तक ब्रेन चाइल्ड के रूप में उद्धृत हुई। तो मेरा आशय है हर्ष सिन्हा सर से, प्रोफ़ेसर कुमार हर्ष सिन्हा सर से कि सर आपका क्या संस्मरण रहा और आप कैसे देखते हैं इस किताब? आकृति, ये अभी सर ने कहा, और अगर वो नहीं भी कहते तो भी इस पुस्तक को लेकर जो मेरे मन में इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ाव का जो सुख है, ये ऐसा है जिसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। एक ऋग्वेद में सुपर्ण पक्षियों का जिक्र आता है, तो वो दो पक्षी हैं, वो एक ही पेड़ के दो डाल पर बैठे हैं और एक उसमें खाता है और दूसरा उसको देखकर सुखी होता है। तो उसमें कहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो। मुझे कई बार लगता है कि मैं उस दूसरे सुपर्ण पक्षी की तरह, जो इस एक सपने को पूरा होते, कामयाब होते और इसको मकबूल होते, लोगों के मन में जगह बनाते और अपनी स्वीकार्यता और सार्थकता को प्रमाणित करते देर तक बहुत निरख निरख सुख पावे, जो बात कही गई। ये बात सही है कि जब ये आदरणीय प्रोफेसर पांडे सर के मन में ये विचार आया, तो शुरुआती बहुत सारी बैठकें मेरे घर पर ही हुई और उनके जुनून, उनकी तपस्या, उनके सेवा भाव और उनके संकल्प भाव का केवल एक प्रमाण शहरनामा नहीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए और अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये बताऊं कि ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो किसान डिग्री कॉलेज सेवरही के प्राचार्य थे। अब आप ये समझ जाइए कि कुशीनगर का वो एकदम बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र है, गन्ना के लिए जरूर जाना जाता है, लेकिन वो बिहार से जुड़ा हुआ, सटा हुआ एक इलाका है और जहां पर पढ़ाई लिखाई की कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं था। लेकिन जब मैं पहली बार सर के आमंत्रण पर वहां एक व्याख्यान देने गया, तो मुझे अचानक बहुत सारी बातें पता चली और उनमें से कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे और क्या कोई भी इस जमाने में यकीन कर पाएगा कि एक प्राचार्य अपने एक अर्ध निर्मित या कह लीजिए अल्प निर्मित कॉलेज को खड़ा करने के लिए, फिर से उसको संसाधन युक्त बनाने के लिए, स्कूल तो छोड़िए, जहां पर गन्ना पर्चियां कटा करती हैं, जहां पर किसान अपने गन्ने को लेकर
ट्रैक्टर को लेकर खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कब उनकी पर्ची कट जाए। वहां एक डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल, एक आचार्य, एक हिंदी का बड़ा उद्भट विद्वान, ये जाए और उन ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोगों और किसानों और सबको जुटाए और किसी भी अच्छे विषय पर, किसी भी जनहित के विषय पर एक भाषण दे और उसके बाद अपना अंगोछा वहां पर फैला दे जमीन पर और ये कहे कि अगर आप लोग कॉलेज के निर्माण के लिए कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो इसमें दें। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का उदाहरण देखा तो छोड़िए, पढ़ा भी। और ऐसे हर बार एकत्र पैसे का पाई पाई का हिसाब जिस रजिस्टर में लिखा गया है, जिसमें 313 रुपया और 31 रुपया या 43 रुपया और 54 रुपए का हिसाब लिखा है, वो मैंने देखा है कॉलेज। हर दिन के ऐसे ऐसे भाषणों से प्राप्त आय से एक एक करके उस कॉलेज की बिल्डिंग बनाई गई, एक एक कमरे, और जिस कमरे को बनाया गया उसके शिलापट पर यह लिखा गया। ये प्रोफेसर पांडे के संकल्प भाव को और उनकी संकल्प शक्ति को प्रमाणित करता, और ये उन्हीं का पूता था कि उन्होंने कॉलेज तो खड़ा किया ही, और छात्र संघ चुनावों को लेकर एक एक सामान्य अनुशासनहीनता को लेकर उन्होंने पद छोड़ना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो किसी तरह से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करें। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। इन दोनों घटनाओं का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को ये पता चले कि ये जो बहुत बड़ा काम हुआ है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जितना दृढ़ व्रती, इतना संकल्पवान। और अगर आप शहरनामा पढ़ें, मेरा सौभाग्य रहा है, मेरे ऊपर उनकी बड़ी अतिशय कृपा रही है और मेरे जीवन का एक लंबा हिस्सा उनके आशीर्वाद में बीता है। उनकी बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने को मिलती रही हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी भूमिकाएं नहीं नहीं कर पाता हूं, ये सर ने बताया भी है, पर वो जानते हैं कि मेरे मन में बहुत गहरा लगाव रहता है उनके प्रयासों से। तो ये सारी चीजें एक एक करके किताबों को पूरा करना और उसको प्रामाणिकता के साथ पूरा करना, ये बहुत आसान बात नहीं। शहरनामा के शुरुआती दिनों में जब सूचियां बन रही, तो ये सूची कोई शुरू में 20, 25, 30 सब्जेक्ट तक गई थी और उसके लिए हम लोग पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर कि ये कौन संभावित इसका लेखक हो सकता है वो भी नोट करते थे, उससे बातचीत करते थे। लेकिन जैसे जैसे, अब आप सोचिए कि बालापार से सर स्कूटी से, और उस मई जून के महीने में, मतलब अगर हम लोग छोटी छोटी बातों को सिर्फ एक बार ठहर के सोचें तो अपने ऊपर भी शर्म आती है कि जो काम उन्होंने प्रतिकूल मौसम के बावजूद किया, हम लोग उसमें कोई और खास चीज जोड़ नहीं पा रहे। उन्होंने इस सूची को लगातार समृद्ध किया और दिन रात लगातार इसके बारे में सोचते रहते थे, और इसी का प्रमाण है कि प्रथम संस्करण के बाद द्वितीय संस्करण और द्वितीय संस्करण के बाद तृतीय संस्करण। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने जिस तरह से उनके ऊपर अनुकंपा रखी है और उनके मस्तिष्क को जितना उर्वर बनाया है, हम लोग बहुत जल्दी, ये इसी एक साल में हम लोग तीसरा संस्करण देख रहे हैं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि न्यूनतम समय में हम लोग इसका अगला संस्करण भी देखें। एक और छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अक्सर ये बात चर्चा में आती है और लोग कहते हैं कि साहब ये गजेटियर, गोरखपुर का गजेटियर है। ये भी बात कही गई है कि गजेटियर से ज्यादा प्रमाणिक दस्तावेज है, जो कि बिल्कुल सही बात। गजेटियर, हालांकि दुनिया में उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, पहली शताब्दी से गजेटियर की हिस्ट्री मिलती है, पर हम लोग जिस गजेटियर से ज्यादा परिचित हैं वो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेज यहाँ आए थे और उनको यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में, भू राजस्व स्थितियों के बारे में जानकारी करने के लिए उन्होंने एक दस्तावेज जो बनाया उसको गजेटियर के तौर पर हम लोग जानते हैं। मोटे तौर पर उसमें भौगोलिक स्थितियों का जिक्र है,
उसमें छोटा मोटा इतिहास का भी जिक्र है, खास तौर पर जो राजस्व से जुड़ी हुई चीजें कि कैसे कहाँ खेती होती है, कैसे कहाँ फसलें उगती हैं, मुद्राओं का जिक्र है। लेकिन शहरनामा गोरखपुर गजेटियर से मीलों आगे, इसलिए कि इसमें समुदायों का जिक्र, इसलिए कि इसमें मोहल्लों का जिक्र, इसलिए कि इसमें व्यक्तियों का भी जिक्र है, इसलिए कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की परंपराओं का जिक्र है। और कोई भी व्यक्ति यदि शहरनामा गोरखपुर पढ़ सकता है या पढ़ लेता है या उसके पास ये संदर्भ है, तो मेरा ख्याल है कि गोरखपुर के बारे में उसको किसी भी तरह का कोई कोई बात कहने में, कोई बात रखने में, कोई बात लिखने में किसी तरह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम आप और एक जगह पर प्रोफेसर पांडे ने लिखा भी, अपनी भूमिका में संभवतः इसको लिखा है। वो इस बात को सोच रहे हैं कि एक ऐसे समाज में जिसमें अभी ही लोग अपने आसपास के संदर्भों के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। ये शहरनामा गोरखपुर हमारी आपकी पीढ़ी के लिए नहीं लिखा गया है, ये इतिहास उन लोगों के लिए संजोया गया है जो हमारे बाद आने, और कोई भी आदमी जो अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में इतना सोचता है, हम देखिए, हम आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपियां नहीं पढ़ पाए, आज तक हम नहीं जानते कि उसमें क्या लिखा है। हमने उसके निर्माण देखे हैं और जिससे लगता है कि ये नगरीय सभ्यता हो। हमने उसके सिक्के पर बैल बना देखा है और ये सोचा है कि ये कृषि प्रधान सभ्यता हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संकेत, ये तथ्य, ये कथ्य, ये सब कुछ जुटाना ये बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। और इसके लिए सर को किस तरह से उनका अभिनंदन किया जाए, किस तरह से उनका आभार और कृतज्ञता ज्ञापित किया जाए, मेरा ख्याल है कि इस पूरे शहर, इस पूरे अंचल को उनका हृदय से कृतज्ञ। बहुत धन्यवाद। आने वाली पीढ़ियों की सर ने बात की तो मेरी दृष्टि में वो दृष्टांत ठहर गया। सर ने इस पुस्तक में फिराक साहब का जो शेर है उसकी प्रामाणिकता पर भी अच्छा काम किया है। जब उनको ध्यान आएगा हमने फिराक को देखा है करके, जो असरों और नस्रों पर उन्होंने जो एक विवादित मुद्दा हल किया है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक आचार्य के साथ मिलकर, वह भी एक बहुत कहीं ना कहीं विषय में दृष्टिगत पहलू है। चूँकि तीसरे संस्करण का सवाल हम सबसे आखिरी में लेंगे, लेकिन आइए हम मिलते हैं इसी क्रम में, शुभचिंतकों के क्रम में, पाठकों के क्रम में, या फिर कहें कि शहरनामा को शहरनामा के रूप में सामने रखने वाले लोगों के क्रम में। एक व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, आइए सिद्दीकी सर, जो कि इस पुस्तक के लेखक के रूप में भी यहाँ पर हैं, और इसके साथ गोरखपुर की हमारी पीढ़ी, खासकर जब हम लोग जीएलएफ के नवोत्पल का मूल्यांकन उनके घर बैठकर करते हैं, तो हमारी पीढ़ी को महसूस होता है कि किताबों से दूर रह के हम कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर बहुत बार हमें लगता है कि हमने कितना कम पढ़ा है, या फिर ये भी लगता है कि प्रेम कैसे किया जाना चाहिए, अपने उम्र के साथ कैसे प्रेम लुटाया जाना चाहिए। इन सभी का एक संपूर्ण पर्याय जो है वो आइए सिद्दीकी सर है। इनको हमने भगा के ले जा, उड़ा के ले जा के साथ, इनके कॉलमों के साथ, चाहे गोरखपुर के कॉफी हाउसेस की चर्चा के साथ हमने बैठकर सुना है। तो आज हम शहरनामा पर आइए सिद्दीकी सर को सुनना चाहेंगे कि क्या दृष्टिकोण है, क्या अनुभव है और मन में कौन सी बातें हैं। म्यूट है मेरी सर। आवाज जा रही है ना? आ रही है आवाज? यस सर, आ रही। हाँ, शुक्रिया। पहले तो तुम्हारी बहुत तारीफ करूंगा, बहुत बहुत बधाई तुम्हें इतने अच्छे संचालन के लिए। और इस संचालन तभी बेहतर होता है जब विषय की ये जानकारी हो, और चूंकि तुम्हें शौक है पढ़ने का, लिखने का, और इसी विधा की तुम पारंगत हो, इसलिए जाहिर है कि संचालन अच्छा होगा। लेकिन आज तो बहुत अच्छा हो रहा है। बहरकैफ, शहरनामा के बारे में तो शुरुआत असल में हर्ष सर ने और वेद सर ने जो बातें कही हैं, उसमें बहुत कुछ और जोड़ने की गुंजाइश तो नहीं बची है।
लेकिन मैं अपनी बात एक शेर से शुरू कर रहा हूँ कि हुई है होशमंदों से भी तहरीके अमल कोई, हुई है होशमंदों से भी तहरीके अमल कोई, जो काम आती है दुनिया में वो दीवानों की बातें हैं। तो शहरनामा गोरखपुर तो वाकई एक एक कैफियत थी, एक जुनून था वेद सर का। और शुरू में जो जैसा कि हम लोग शेयर करते थे, शुरू में जब आप अपनी स्कूटी लेकर के निकलते थे, और मेरी इस सिलसिले में एक आध बार तो पहले भी हम लोग मिल चुके थे, लेकिन मुफस्सल मुलाकातें तो इसी सिलसिले में ज़्यादा हुई। वो जाड़े की शुरुआती जाड़े की एक सुबह थी, और जब मैंने सुबह देखा कि इतनी सुबह, जब लोग रजाइयों में दुबकने की कोशिश कर रहे थे, निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तब मेरी कॉल बेल बजी और मैंने हर इनको देखा, वेद सर को, वेद प्रकाश सर तशरीफ रखते हैं। मैं स्तब्ध रह गया और मैंने खैर फौरन, बाकी और तो जो बातें हैं वो तो अंडरस्टूड हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये दीवानगी तो वाकई कमाल के दिखाएगी। और वाकई ये कमाल ऐसा हुआ कि उसका सिलसिला बना हुआ है। न सिर्फ ये, अब आप सोचिए कि 2017 में इतना मुश्किल काम हुआ और 2023 में उसका दूसरा संस्करण आया, और उसी 2023 के गुजरते गुजरते तीसरे संस्करण पे हम लोग बात कर रहे हैं। और काम तो हम अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, जैसा कि हर्ष सर की इस बात से मैं सहमत हूँ, काम अगली पीढ़ी का हो रहा है, लेकिन हमारी पीढ़ी सोचिए इसका तीसरा संस्करण देख रही है। ये क्या कम कम हैरत की और खुशी की बात है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप निकलते थे अपनी स्कूटी लेकर के और सुबह सुबह जाते थे कहीं, तो हर जगह वो रिस्पांस नहीं मिलता था जैसा मिलना चाहिए। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वेद जो संपादक हैं उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है, और हर्ष सर ने उनकी शख्सियत के बारे में जो बातें कही हैं, वो उसी से साबित होता है कि ये काम उन्हीं के बस का था। और हम लोग तो बहुत छोटे सिपाही हैं, सिपह सालार यही थे, सिपह सालार यही थे नहीं बल्कि हैं। अब दूसरी बात यह कि मैं तो सबसे ज्यादा मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शहरनामा गोरखपुर के उन सुधी पाठकों का, जो पूरा शहरनामा इसीलिए पढ़ गए कि देखें छूटा क्या है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई हमें बताए कि छूटा क्या है। और जैसे ही पता चला संपादक महोदय को कि ये छूटा है, तो ये वहां से साहब कोई ना कोई साधन से, अभी स्कूटी ने भी साथ छोड़ दिया है, तो ई रिक्शे का जमाना है, कभी बच्चे को तकलीफ देते हैं, कभी चेले आ जाते हैं, कभी कोई नहीं मिला तो अकेले निकल लेते हैं कि कोई तो मिलेगा। अब ये इनका जो सफर है ये इतना मतलब गजब का होता है कि कभी कभी विस्मित करता है। और माशाल्लाह कर रहे हैं, उसी ताकत से कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं, और चीजें आ रही हैं और पहले से बेहतर आ रही है। जब मुझसे आपने फरमाया अभी पिछली मुलाकात में कि अब तीसरे संस्करण की तैयारी करनी है, तो मैंने कहा सर अब क्या रह गया है। उन्होंने कहा आप नहीं जानते, अभी रह गया है। और जब ये मुझे बताने लगे कि क्या क्या रह गया है, तो मुझे लगा कि मैं ही अब नहीं रह गया हूँ। ये बात हो गई, तो मतलब गजब का है। और अब इंसाइक्लोपीडिया, और आज तो मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे जानकारी हुई, मैं हर्ष सर का बड़ा आभारी हूँ। ये नहीं जानता था कि गजेटियर की शुरुआत पहली शताब्दी से मिलती है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ इसलिए रोज सीखता हूँ कुछ ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। और गजेटियर या इंसाइक्लोपीडिया, उसमें जो आपने फर्क भी बता दिया कि शहरनामा में और में क्या फर्क है, ये भी बड़ी भारी बात है, बहुत बारीक बात है, बड़ी गहरी बात है। तो शहरनामा गोरखपुर का तीसरा संस्करण आप लोगों की दुआ रही तो जल्द ही आएगा। लगे हुए हैं लोग, हम लोग तो सिपाही की तरह हैं, जैसे ही सिपह सालार का हुक्म मिलता, और सिपह सालार अमूमन हुक्म ही देते हैं, लेकिन ये हमारे ऐसे सिपह सालार हैं जो ये हथियार लेके पहले हमला करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारा सिपह सालार आगे है, प्रहरी तो पीछे रहते हैं, और जंग में सिपह सालार अक्सर पीछे से हुक्म देते हैं,
लेकिन जब हम देखते हैं कि शहरनामा का सिपह सालार तो जंग में सबसे आगे है, तो जाहिर है कि हम भी अपने कदम में तेजी लाने की कोशिश करते हैं। ये विषय आकृति, तुम्हारा सुंदर संचालन, हर्ष सर की इतनी खूबसूरत जानकारी, और वेद प्रकाश सर का तो मैं क्या कहूँ, वो तो उनकी तो एक एक बात संतुलित और इतने अच्छे अंदाज में कही जाती है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि उसमें खोज करके कुछ और निकाला जाए। तो मैं बहुत आभारी हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और आकृति, मैं चाहूंगा कि माइक तुम किसी और को भी दो, कुछ और भी इन लोगों से सुना जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही सिद्दीकी सर ने। और जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि सिद्दीकी सर ने किन्नर समाज को लेकर बड़ा सशक्त कलम चलाया है आपने। और मुझे यह भी याद आ रहा था, लास्ट ईयर हम लोग किन्नर समाज पर एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहाँ प्रामाणिकता में बड़ा सहयोग हमें मिला शहरनामा से। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है ना? हाँ। सर, 2-3 प्रश्न और छोटे छोटे हम लेंगे। एक तो वेद प्रकाश सर से, और दूसरा सवाल जो है, जो बहुत जरूरी है पूछना, इसलिए कि किस तरह की चुनौतियां आपने अनुभव किया, किस तरह की चुनौतियों का सामना। और इसी के साथ तीसरा सवाल है कि तीसरे संस्करण में क्या है, क्या अलग है, इन 3 सवालों के साथ। ये कि इस पर कुछ कहने के पहले आकृति जी, हम एक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कविता का शीर्षक कहना पसंद करेंगे। तिवारी जी की एक बड़ी मशहूर कविता है विश्वनाथ जी की, कि फिर भी कुछ रह जाएगा। तो हालांकि उसका संदर्भ अलग है कि फिर भी कुछ रह जाएगा, बड़ी अर्थवान पंक्ति है ये। ठीक उसी तरह से मैं ये सोचता था कि जो दूसरा संशोधित परिवर्धित संस्करण आ रहा है, उसके माध्यम से मैं सारी बात कह चुका हूँ या कह लूँगा। पर सच ये है कि जब ये किताब आ गई और फिर इसको पलटने लगा और सोचने लगा, तो ये लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ रह गया है। और जो रह गया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उस पर काम किए बगैर रह नहीं सकता था। गो कि अब मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। इस 80 वर्ष की अवस्था में फिर पुराने साथियों को, नए साथी जुड़े और करीब 17 लोगों को लेके मैंने काम शुरू कर दिया है। कि जो विषय मैं आपके सामने परोस, एक विषय आया कि हमारे शहर गोरखपुर में आज के करीब 100 साल पहले 13-14 हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के रईस हुआ करते थे। इन रईसों में कुछ इतने दिलदार थे, उदार थे, कि उन्होंने वैभवशाली जीते हुए भी अपने को भोग विलास में संलिप्त न करके, या करते हुए भी कुछ जरूरी काम किया, खास तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गोरखपुर के लिए। सभी को पता है कि हर शहर में गवर्नमेंट का एक कॉलेज होता है। जैसे जुबली हमारे शहर का बड़ा पुराना मशहूर कॉलेज है, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। बाद में एडी कॉलेज भी हुआ, गवर्नमेंट एडी कॉलेज, लेकिन वो भी खुला था प्राइवेट, एक रईस ने ही खोला था, एक बैरिस्टर साहब ने, अयोध्या दास ने। तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ रईसों ने बड़े महत्वपूर्ण काम किए थे हमारे शहर में। तो उधर ध्यान गया कि हमें रईसों के सामाजिक सरोकार पर काम करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब ये किताब छप के आएगी, तो हमारे नगर के प्रबुद्ध लोगों को, संवेदनशील लोगों को बड़ी खुशी होगी कि भोग विलास का भोग का जीवन जीते हुए भी इन रईसों ने सामाजिक सरोकार को जिंदा रखा था और कुछ काम किया था। ठीक इसी तरह से बाद में हमारा ध्यान गया कि भोजपुरी के साहित्यकार, संस्कृत के साहित्यकार और हिंदी के साहित्यकारों पर तो काफी काम हुआ, लेकिन हमारे शहर का गौरव है कि इसमें अंग्रेजी के भी कुछ लेखक हो चुके हैं। जैसे प्रोफेसर मजनू, प्रोफेसर फिराक, यहाँ भी एक प्रोफेसर प्रताप सिंह थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। प्रोफेसर नरसिंह प्रसाद श्रीवास्तव थे, उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं। एक मन्नन द्विवेदी गजपुरी का बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के, वो पहली पांत के उपन्यासकारों में।
और प्रेमचंद जी की किताबों की भूमिकाएं तक लिखी हैं। उनके भाई थे हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर थे, वो हमारे गोरखपुर के थे और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। ऐसे करके कुछ युवा भी हैं जो अमेरिका में हैं, बाहर हैं और काम कर रहे हैं। तो इधर मेरा ध्यान गया कि अंग्रेजी लेखक रह गए, तो गोरखपुर के अंग्रेजी लेखकों पर काम हो रहा है और यूनिवर्सिटी के एक आचार्य ने वो काम करके हमें लेख दे दिया है, जो बहुत ही अच्छा है। और हमारे वर्तमान के विद्वानों को और आने वाली पीढ़ी को ये जान के गर्व होगा कि हमारा गोरखपुर न केवल भोजपुरी में, संस्कृत में, हिंदी में बड़े सर्जकों की भूमि है, अपितु अंग्रेजी लेखकों की भी महत्वपूर्ण भूमि है। ठीक इसी तरह से आकृति की हमने जो शख्सियत कालम है हमारी किताब का, उसमें वो पुरुष प्रधान हो गया। उसमें सैकड़ों वर्ष पहले से और अद्यतन जो महत्वपूर्ण लोग हैं देश के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए काम करने वाले, उनकी चर्चा तो हुई, लेकिन स्त्रियां छूट गई। जैसे जब दुनिया यशोदा देवी के बारे में पढ़ेगी तो कितनी खुश होगी कि एक यशोदा देवी हुई हैं जो 100 साल पहले हुई थी, दलित घर में हुई थी और वो बहुत ही गरीब परिवेश की थी, लेकिन वो 3 बार विधायक रही थी। 3 बार उन्होंने बांसगांव का प्रतिनिधित्व किया था, क्षेत्र बदल बदल के। तो यशोदा देवी की परंपरा में बहुत ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो घर से बाहर निकली और जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। लंबी श्रृंखला है, मैं दे रहा हूँ। तो स्त्री शक्ति कालम से एक अध्याय आ रहा है जिसमें वो पुरुषों को महत्व देते हुए भी स्त्री समुदाय को हमने महत्व देना चाहा है और उन्हें लाइमलाइट में लाने की चेष्टा की है, बड़ी विनम्र चेष्टा की है और वो बहुत प्रसन्नतादायक होगी आगे आके। ठीक इसी तरह से गोरखपुर के साहित्यकारों पर चर्चा हुई, रंगकर्मियों की हुई, पिछली किताबों में कलाकारों की हुई, सबकी हुई, लेकिन वैज्ञानिक छूट गए। हमारे गोरखपुर ने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं, जैसे यहाँ के जो विश्वविद्यालय के फाउंडर्स थे विज्ञान के आचार्यों में, उसमें डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नक्षत्र विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, विश्वविख्यात पंडित थे। और हमारे विश्वविद्यालय के पहले के और वर्तमान के सैकड़ों ऐसे आचार्य हैं जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, पढ़ाया था। उनके नाम पर हमारे यहाँ एक पूरा वो एक समझे पीठ ही खोली गई है। तो ऐसे भटनागर पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर आर.पी. रस्तोगी थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति हुए थे। तो वो हमारे शहर के पहले ऐसे बड़े वैज्ञानिक थे विश्वविख्यात जिन्होंने भटनागर पुरस्कार प्राप्त किया था। मैं कहाँ तक गिनाऊंगा, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े काम किए, तो उन पर काम नहीं हो सका था। ये चीज मुझे बहुत कचोटती थी। तो यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर से हमने प्रार्थना की, वो काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा वर्क होके आएगा कि गोरखपुर के वैज्ञानिकों की भी चर्चा हो जाएगी। तो जैसे नारी शक्ति उभर आ रही है सामने, जैसे अंग्रेजी के लेखक आ रहे हैं, वैसे वैज्ञानिक आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से साहित्यिक संस्थाओं की बड़ी चर्चा हुई है हमारी पिछली किताबों में, शायद ही कोई छूटा हो या 2-4 छूटे हैं तो हम उन पर काम करवा रहे हैं। लेकिन रंग कर्मियों की बहुत सारी संस्थाएं रही हैं। तो रंग कर्म पर पहली किताब के लिए आई.एस. सिद्दीकी महोदय ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, वो बड़ा शानदार है, लेकिन जो टिप्पणियां हैं वो छोटी छोटी हैं उन संस्थाओं पर। अब मैंने प्रयत्न ये किया है कि उन सभी संस्थाओं पर, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान संस्थाएं रही हैं और गोरखपुर को बाकायदा सांस्कृतिक जीवन और आभिजात्य और वो नाटक देखने की शालीनता, अनुशासन, ये सब जो संस्थाएं देती रही हैं, उन पर थोड़ा विस्तार से काम हो जाए, तो ये भी विनम्र प्रयास में कर रहा हूँ और वो काम इन्हीं लोगों के सहयोग से हो रहा है। ठीक ऐसे ही जो चीजें जैसे छायाकार छूट गए, फिल्मकारों की हमने चर्चा करवा दी, लेकिन गोरखपुर में कुछ बहुत मशहूर छायाकार हुए हैं, तो उनको भी मैं समेट रहा हूँ, चित्रकारों को, छायाकारों को, उन पर भी आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी भी मेहनत करो, कितनी ईमानदारी से काम करो, तब भी मनुष्य के ज्ञान की सीमा होती है। मेरी भी सीमा है, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे पास निष्ठा और परिश्रम का बल है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी जो चीजें रह गई थी
वो मुझे विवश कर रही थी कि इन्हें भी प्रकाश में आना चाहिए, और फिर मैं अपने 17 मित्रों को लेकर लग गया हूँ और आशा करता हूँ कि जनवरी 25 में ये तीसरी किताब, जिसमें पहले का कुछ नहीं होगा। देखिए, जो हमारा दूसरा संस्करण आया है उसमें पहले की किताब के 516 पेज समग्रता में उपस्थित हैं। अब दूसरी किताब जो खरीदेगा उसको पहली किताब की आवश्यकता नहीं होगी, वो महंगी थी, ये सस्ती है और समग्रता में है। अब जो तीसरी आएगी उसमें पहले का एक शब्द नहीं होगा, सब कुछ नूतन होगा, नवीन होगा, और ये आशा करता हूँ कि 250 पेज में मैं सब समेट लूंगा। सस्ती भी होगी, अच्छी भी होगी, और गोरखपुर का वो सारा परिदृश्य, वो सारा आयाम जो छूता रह गया है, नाम ही रखा है मैंने बड़े प्यार से, शहरनामा गोरखपुर अनछुए आयाम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनछुआ है वो छू जाए और हमारे लोगों के सामने, सहृदय पाठकों के सामने वो चीज भी सर्वांग रूप में उपस्थित हो जाए। इसीलिए इसकी हमें जरूरत महसूस हुई और बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से इस काम में मैं लगा हूँ। और इसके आगे अब जवाब दे रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस तीसरी किताब के बाद विराम लूं। इस धारा को फिर कोई मनुष्य व्यक्ति आगे बढ़ाना चाहेगा तो वो बढ़ाता रहेगा, ईश्वर उसे सामर्थ्य दे। लेकिन मैं इस तीसरी किताब के साथ इस परंपरा में विश्राम चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही है। धरीक्षण मिश्र पर विनाक्षरी आ जाती है। 1 मिनट, अब आ रही है सर? आ रही है आवाज? हाँ आवाज। हुरिया माटी से एक किताब निकलती है, मेरा गांव, फिर दोहों का संकलन आता है कि प्रश्न चिन्ह गहरे हुए। धरीक्षण मिश्र पर साहित्य अकादमी की तरफ से काम किया जाता है और उसके बाद एक अपना इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाता है। हमारे साथ हमारे आपकी पुस्तक के तीसरे संस्करण और दूसरे संस्करण के जो प्रकाशक है केशव मोहन पांडे जी कोट कर रहे हैं कि आरडीएन श्रीवास्तव सर सही कहते हैं कि यह पुस्तक नहीं तपस्या है। रितेश शाही जी कहते हैं कि एक बार हम लोग सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गए, पता चला आप शुरू से सुबह से ही 5 बजे अपने कार्य में लिप्त हैं। राहुल मिश्र जी जुड़े हुए हैं, निशा जायसवाल जी सेंट्रल हिंदू स्कूल के शिक्षिका जुड़ी हुई हैं, अलका होरा जी, आशीष श्रीवास्तव सर लिखते हैं कि एक एक बिंदु जानकारी, इतनी सुंदर और गहरी चर्चा। रवि प्रकाश सूरज जी जुड़े हुए हैं, आरा, ये बताते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे साथ भोजपुरी विषय में पूरे देश में प्रमाणिक तौर पर पहली दूसरी पीएचडी करने वाली जो श्रृंखला है उसी में टॉप 5 में ये नाम है रवि प्रकाश सूरज जी का, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से भोजपुरी में शोध कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर, और अभी मैथिली भोजपुरी अकादमी के पूर्व कार्यकारी सदस्य भी रहे और इन दिनों जीएलएफ को बड़ा नियमित रूप से हमारे सत्रों को देखते हैं। और अचिंत लाहिड़ी सर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगले संस्करण का इंतजार है। आपके पिताजी पीके लाहिड़ी की भी एक किताब थी गोरखपुर शहर को लेकर, आपने बहुत सारे मुद्दों को छुआ था। इसी तरह जो लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो शहरनामा है अब वह उसकी अपनी यात्रा है। जब हम लोग अपने उम्र के किसी पड़ाव पर रहे और हमें जरूरत होगा कि इसमें कुछ और अध्याय जोड़ने चाहिए, तो हमारा वर्ग भी आगे आकर इसमें कुछ अध्याय जरूर जोड़ेगा। तो शहरनामा पर समृद्ध चर्चा हुई, शहरनामा के शुरू होने से लेकर आज तक की यात्रा। आशा है कि दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और भी अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर यही कहेंगे कि यह जो हम लोग सेशन देख रहे हैं, जो सत्र देख रहे हैं, ये खत्म बिल्कुल ना माना जाए, यह एक क्रम चला। अनुपम श्रीवास्तव मैडम का कमेंट आ रहा है कि बहुत ही सरलता से आपने काम किया। और एक बात और जो बहुत शानदार है कि विद्याधर द्विवेदी वेगी की परंपरा से लेकर चेतना पांडे तक आपके जद में, आपकी किताब में आते हैं। और इसके साथ चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्र हैं। और आने वाले समय में इसमें कोई शक नहीं है, किसानों के खेत की उगाई जाने वाली पूर्वांचल की सब्जियां हो, या अपना पनियाला हो, या अपना जो हम लोग के एंडेमिक प्लांट्स हैं, सब शहरनामा का हिस्सा एक एक करके बनेंगे। इन सब के लिए हमारी पीढ़ी भी आपको प्रतिबद्ध करती है सर कि हम लोग अपने, ये सर हर सिन्हा सर माफ कीजिएगा, आकृति बीच में मैंने एक्चुअली मैं आप ही की बात बढ़ा रहा था।
जैसे हम लोग सोसाइटी के नजरिए से सोचें, एक आदमी ने हम लोगों को बहुत समृद्ध उपहार दे दिया। अब सोसाइटी को इसको कैसे देखना चाहिए? दो तरीका है। पहला यह कि हमको उपहार मिला और उस उपहार से हम आह्लादित हैं और उसका पूरा सुख ले रहे हैं। लेकिन और अच्छा होगा अगर हम लोग इस बात को समझें कि इस व्यक्ति ने जिस श्रम से, जिस तरीके से, जिस तपस्या से एक काम किया, उन तरकीबों को सीखें, उन पद्धतियों को सीखें, तब शायद ऐसे व्यक्तियों की परंपरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के कार्यक्रमों से लेकर उन सभी कार्यक्रमों में जहां आदरणीय प्रोफेसर वेद प्रकाश पांडे जी जाते हैं, अगर अब तक न देखा हो तो आगे गौर करें। कार्यक्रम मंच पर होता रहता है और पांडे सर के पास एक कागज और एक पेन होता है। हम आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई नाटक देख रहे होते हैं, हम आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कोई डिबेट देख रहे हैं, किसी का भाषण देख रहे हैं, किसी का संगीत देख रहे हैं। प्रोफेसर पांडे उन सब को देखते हुए कुछ लिख रहे थे। ये इतनी बड़ी बात है सीखने के लिए कि जैसे हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, हर तिनके की एक कहानी है, हर धूल के क्षण की कहानी है, पानी की बूंद की कहानी है, पर कोई ऐसा आदमी होना चाहिए ना कि जो इन सबको संजोए। कैसे ये चीज संजोई जाती है? मेरे ख्याल से शहरनामा के जरिए ये सबसे बड़ी बात सिखाई है प्रोफेसर पांडे ने, और इसके लिए मतलब हम सब ऋणी हैं उनके। और यह भी दिलचस्प बात है कि शहरनामा अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालयों में रखी हुई है। दुबई के जो वहाँ के प्रतिष्ठित दूतावास में भी यह पुस्तक रखी हुई है और वहाँ के राष्ट्रीय जो पुस्तकालय है वहाँ का भी यह पुस्तक हिस्सा है। इसके साथ विश्व के कई कोनों में जिन्हें गोरखपुर पर बात करने की जरूरत महसूस हुई और जहाँ जहाँ हमारा गिरमिटिया समाज गया है वहाँ वहाँ यह पुस्तक अपनी मजबूत पहुंच बना चुकी है और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का अवसर है। हमारे लिए भी यह गर्व का अवसर है कि हम इस बात को कह सकते हैं कि हम वेद प्रकाश सर को सामने से सुनते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और हम उन्हें प्रत्यक्ष देखने वाले लोगों में हैं। ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे साथ राहुल मिश्र जी जुड़े हुए हैं जिनके शानदार मेहनत से हमारा पोस्टर बना, हमारे जीएलएफ के सारे क्रिएटिव्स बनते हैं। राजेश सिंह सर जुड़े हुए हैं कि शहरनामा का अध्ययन अवश्य करने का अनुरोध कर रहे हैं। तो आज का सत्र था और बहुत सी बातें, वही कहूंगी सर कि बहुत सी बातें रह गई हैं लेकिन कुल मिला के एक समग्र आया है। अंत में जाते जाते वेद प्रकाश पांडे सर से निवेदन है कि सर कुछ और बात जो आप अपनी तरफ से दर्शकों को कहना चाहते हैं उसके लिए सर। अब बातें तो लगभग सब हो चुके हैं। हर्ष जी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से कह दिया है और सिद्दीकी साहब ने भी। जब ये काम मैं कर रहा था तो पुरानी बातें बताने वाले बहुत थोड़े से लोग शहर में रह गए थे। जैसे मुझे कोई कोई नाम बताता था कि साहब इस आदमी पर काम करवाइए, ये बड़ा आदमी था अपने वक्त का। तो जब उस आदमी पर मैं सामग्री खोजने चलता था तो कहीं कुछ मिलता नहीं था और वो नाम इतना बड़ा होता था कि उसके प्रति श्रद्धा हो जाती थी। अब वो श्रद्धा मुझे दौड़ाती थी। तो इस गली उस गली कोई बताता था साहब वो एक बुजुर्ग 90 वर्ष के हैं, उनके पास जाइए। वहां जाता था, वो कुछ बताते थे। तो मुझे ये भीतर से हुआ उस जमाने में कि अब पुराने लोगों के बारे में बताने वाली अंतिम पीढ़ी भी रुखसत होने वाली है। आगे कौन होगा जो किसी की जिज्ञासा का समाधान करेगा? तो एक बहुत बुनियादी ख्याल मेरे भीतर आया कि अगर परिश्रम करके तुम ये काम कर नहीं लोगे तो आने वाले दिनों में जब इनकी आंख भी बंद हो जाएगी, इन बुजुर्गों की जो थोड़े से अब शहर में रह गए हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और तालीम याफ्ता हैं, पुराने दिनों की इनको अभी याद बनी हुई है, स्मृति काम कर रही है,
तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती थी और खूब दौड़ा। और मुझे खुशी है कि तमाम ऐसे लोगों के बारे में आज हमारे शहर को पता है, जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। और आपको जान के खुशी होगी आकृति जी, और हमारे सभी श्रोताओं को प्रसन्नता होगी कि कभी रात को 11 बजे मुझे पेरिस से फ़ोन आता है। हमारे पूरब का कोई स्कॉलर है वहाँ, वो हमें फ़ोन करता है कि साहब इसमें तो हम बड़े आभारी आपके हैं, हमारे बाबा का ज़िक्र है। और वो बहुत काबिल आदमी थे, पर कहीं 2 लाइन भी किसी ने नहीं लिखा, और बहुत या आदर से आपने उनका स्मरण किया है। जर्मनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर हमें फ़ोन करते हैं कि साहब मैं तो देवरिया का हूँ, पर हमने इसको खरीदा है, अमेज़न से पढ़ा है, और काश देवरिया पर भी कोई इस तरह का काम करता, तो इस तरह की बधाइयाँ मिलती हैं। तमाम देशों से ऐसे फ़ोन आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, और आज खुशी होती है कि इस तरह का काम हो गया। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे देखिए ना, फिराक साहब सबसे बड़े प्रमाण हैं, उन्होंने स्वयं कहा है आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी या मसरो, जब उनको ये ध्यान आएगा कि तुमने फिराक को देखा था। तो अब ऐसे में आने वाली नस्लों का मुझे बड़ा ध्यान था, और कोशिश ये हुई कि अब ही जो आ रहा है, जैसे पढ़ के अच्छे-अच्छे स्कॉलर्स खुश होंगे कि भई हमारे शहर ने खाली भोजपुरी, संस्कृत और हिंदी के ही लेखक नहीं दिए, इन्होंने तो अंग्रेजी के भी लेखक दिए हैं। तो ऐसे वैज्ञानिकों पर, सशक्त महिलाओं पर, और रईसों के अच्छे कारनामों पर ये जो चीज़ आएगी वो हमारी पीढ़ी को प्रभावित करेगी, और बहुत दिनों तक उनके ज़हन में उनकी यादगार बनी रहेगी। ये भाव काम कर रहा था जो मुझे दौड़ाता था, और बुढ़ापा में भी जो मुझे शक्ति देता था, साहस देता था, और मैं ये काम कर सका। मैं बहुत ऋणी हूँ अपने नगर के उन बाशिंदों का, जो अपने घर से दूसरे के घर तक मुझे ले जाते थे कि साहब यहाँ जस्टिस इस्माइल के बारे में बताने वाले एक सज्जन रहते हैं, और कैसे-कैसे नायाब लोग हमारे शहर में हो चुके हैं कि देश आज़ाद हुआ तो जस्टिस इस्माइल बहुत बड़े व्यक्ति थे, नेहरू जी से उनकी मैत्री थी, और नेहरू जी के अनुरोध पर जब पाकिस्तान ने उन्हें अपना राजदूत भारत में मुकर्रर किया, तो वो स्वीकार नहीं करते थे कि हमें तुम्हारे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी पड़ेगी। और क्या शख्सियत हमारे शहर ने पैदा की थी कि उन्होंने कहा देखो हम पाकिस्तान के राजदूत तो बन सकते हैं भारत में, लेकिन हम तुम्हारी नागरिकता नहीं लेंगे। तो फिर नेहरू जी, कहा जाता है नेहरू जी ने कोई सर्कुलर जारी किया कि अगर कोई हमारा भारतीय किसी दूसरे देश का राजदूत मुकर्रर होता है, तो उसके लिए ये छूट रहेगी कि वो दिल्ली में रह के, भारत में रह के काम कर सकता है। तो ऐसे नायाब लोग, जस्ट मिस्टर सुभान अल्लाह साहब बहुत बड़े रईस थे, लेकिन क्या ताप तेवर था कि ब्रिटिश हुकूमत में भी वो बिल्कुल निर्भय होके पेश आते थे। और एक बार भारत माता को अपशब्द कह देने वाले अंग्रेज कप्तान की इंसल्ट कर दी थी उन्होंने, और पूरा शहर घबरा गया था, मोहल्ला डर रहा था, और कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नर उनके मित्र थे, वो बहुत बड़े आदमी थे और बड़े भारी राष्ट्रभक्त थे। तो ऐसे करके इन लोगों की याद खत्म हो जाती। मुझे खुशी है कि मेरे जैसे साधारण आदमी को ऐसे महापुरुषों को याद करने का मौका मिला, और आने वाली नस्लों के सामने उनके व्यक्तित्व को परोसने का भी सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये चीज़ें हैं जो मुझसे ये काम करा ले गई, और मेरे जैसे साधारण आदमी को ये करने का हौसला भी मिला और इज्जत भी मिली। बहुत धन्यवाद। बरसे खेत में सोना बनकर, महके क्यारी क्यारी धूप, जंगल जंगल गुलशन गुलशन, खूब करे गुलकारी धूप। तो इसी तरह से शहरनामा की इस धूप में हम सभी रोशन होते रहें, शहरनामा के लेखक, शहरनामा के सभी पढ़ने वालों को, और आज के पैनल में शामिल सभी को शुभकामनाएं देते हुए, जिनके दम पर आज का हमारा कार्यक्रम सफल रूप से संचालित हो सका है। हमारे टेक्निकल सहयोगी अमित सर, और हमारे कोऑर्डिनेटर आशीष सर और शहबाज सर, जिनकी परिकल्पना थी, और इसके साथ विशाल जी और राहुल जी, सभी का बहुत धन्यवाद। और आप सभी शहरनामा को पढ़िए, और यह मत भूलिए कि दिसंबर का 21 और 22 तारीख आप अपना सेव द डेट वाले जोन में ले जाकर अपने कैलेंडर में गोल घेरे से घेर लीजिए, क्योंकि 21 और 22 आपका अपना है, गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट का आयोजन है। इस क्रम में हम ढेर सारे ऑनलाइन चर्चा परिचर्चा के क्रम में बहुत सारी श्रृंखलाएं लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो आप सभी का प्यार मिलता रहे, आप सभी का दुलार मिलता रहे।
आज इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। और सर हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं आपको भी हरसिमरन सर आकृति जी और इतने अच्छे संयोजन, इतने अच्छे संचालन के लिए आपको भी धन्यवाद और आशीर्वाद। धन्यवाद सर। आइए सिद्दीकी सर का शुक्रिया और सर आपका भी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छा।